नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एम्स ऋषिकेश में भर्ती अनु धामी की मदद के लिए उनके भाई मदन धामी से मिलकर आर्थिक सहायता के लिए 5 लाख रुपए का चेक सौंपा। आपको बता दें कि अनु धामी एम्स ऋषिकेश में भर्ती हैं, जो कि लंबे समय से कैंसर से पीड़ित हैं। आर्थिक रूप से कमजोर होने के चलते महिला के परिजनों द्वारा सरकार से आर्थिक सहायता की गुहार लगाई गई थी, जिसका संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने विवेकाधीन कोष से महिला के भाई को 5 लाख का चेक सौंपा। साथ ही एम्स प्रशासन से महिला को विशेष उपचार देने का भी अनुरोध किया। तो वही जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार कार्यभार ग्रहण करने के बाद से स्वयं दून की व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। इसी कड़ी में डीएम आर राजेश अचानक कोरोनेशन अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए अस्पताल प्रशासन को साफ सफाई को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। तो वही अस्पताल पहुंचते हुए उनकी नजर इमरजेंसी सेंटर के बाहर बेंच पर लेटे एक मरीज पर पड़ी। मरीज से बातचीत में पता चला कि वो बीमार है, अल्ट्रासाउंड के पैसे ना होने पर उसकी जांच नहीं की जा रही। इस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए मरीजों के साथ संवेदनशील व्यवहार बरतने के निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक को निर्देश दिए कि संबंधित मरीज की जांच कर उसका उपचार किया जाए। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में राजधानी देहरादून से संवाददाता विशाल गर्ग फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विशाल, जानना चाहेंगे, हालांकि ये बहुत हम कह सकते हैं कि मानवता का परिचय यहाँ पर डीएम साहब ने दिया है। हालांकि औचक निरीक्षण पर वो कोरोनेशन हॉस्पिटल पहुंचे थे और वहां पर जब उन्हें बेंच पर एक मरीज लेटा मिला तो उसके हालचाल जाने, क्या कुछ उसके साथ समस्या है वो जानी और फिर उसे यथासंभव मदद देने का आश्वासन दिया और साथ ही साथ अस्पताल प्रशासन को भी फटकार लगाते हुए कहा कि मरीजों के साथ में संवेदनशील व्यवहार अपनाना चाहिए। और क्या कुछ अपडेट है विशाल आपके पास इस खबर को लेकर? बिल्कुल उमंग, देखिए जिस तरह से आर राजेश जो कि जिला अधिकारी देहरादून है लगातार एक्टिव मोड पर नजर आ रहे हैं। वो लगातार क्षेत्रों का निरीक्षण तो कर रहे हैं और साथ ही साथ अस्पतालों का गंभीरता से वो निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए जिस तरह से वैज्ञानिकों ने और डॉक्टरों ने तीसरी लहर का अंदेशा जाहिर किया है, तो ऐसे में देखिए वो अस्पतालों का भी निरीक्षण कर रहे हैं और इसी कड़ी में वो कोरोनेशन अस्पताल में भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने स्वास्थ्य संबंधित जानकारी ली कि किस तरह की व्यवस्था है वहां पर और किस तरह की दिक्कतों का सामना जो है वो मरीजों को करना पड़ता है। हालांकि वो औचक उन्होंने निरीक्षण उन्होंने किया और तुरंत जाकर के जब वो मरीजों के पास पहुंचे तो मरीजों से उन्होंने सीधी बात की, जिस पर मरीजों ने जब उनके सामने शिकायत की कि उनके पास पैसे ना हो पाने के कारण उनके इलाज में काफी विलंब किया जा रहा है, तो ऐसे में देखिए डॉक्टर पर जो उनका पारा था वो भी देखने को मिला। उन्होंने डॉक्टरों की भी क्लास लगाई, क्योंकि देखिए एक मानवता का परिचय देने के नाते, एक मानव होने के नाते, इंसान होने के नाते एक हमारा ये भी कर्तव्य बनता है कि हम पहले इलाज करें। तो ऐसे में देखिए काफी समय से वो वहां पर इलाज की जरूरत थी उसको, और ऐसे में देखिए स्वास्थ्य संबंधित सभी जो जानकारी है वो जिला अधिकारी ने ली है और वहां पर जो व्यवस्थाएं जो दुरुस्त पड़ी थी उनको सुचारू करने के जो आदेश हैं वो डीएम ने दिए हैं। कहा है कि जल्द से जल्द इनको सुचारू किया जाए, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए और अगर कोई भी पेशेंट यहाँ पर आता है तो सबसे पहले उसके इलाज की जो चीजें हैं उसको उपलब्ध कराई जाए, ताकि उसकी सबसे पहले उसकी जानमाल बचाई जा सके, क्योंकि इसका जो पेमेंट का है, पेमेंट का इशू ना हो। और ऐसे में देखिए जो औचक निरीक्षण है वो उन्होंने किया है और लगातार देखिए उनका पारा जो है वो भी चढ़ा, क्योंकि जब डॉक्टरों की जो दिक्कतें थी, जो जैसे कि वो समस्याएं नहीं सुन रहे थे, तो उसको लेकर भी उन्होंने निदान किया। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर्स भी जो यहाँ पर आते हैं लोग, उनकी समस्याएं भी सुने। उमंग जी बिल्कुल विशाल, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं पदभार संभालते ही आर राजेश ने जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि औचक निरीक्षण किया और तमाम जो भी वहां पर व्यवस्थाएं हैं, अव्यवस्थाएं हैं, उनके बारे में पता करा और ज़रूरी दिशा निर्देश अस्पताल प्रशासन को दिए। और जाहिर सी बात है उनके इस औचक निरीक्षण से और मरीजों के साथ किए गए उनके इस अच्छे व्यवहार से
आगे भी मैसेज जाएगा, अलग अलग और दूसरे अस्पतालों में मैसेज जाएगा। और अगर मरीजों के साथ में हम कह सकते हैं कि एक संवेदनशील व्यवहार किया जाता है तो मरीज जल्दी स्वस्थ होकर वहां से लौटेंगे। और उनके मन में भी हम कह सकते हैं, भले ही वो किसी भी अस्पताल में भर्ती हो, अस्पताल प्रशासन के तरफ उनका भी हम कह सकते हैं रवैया ठीक होगा। जो यादा खदा हम खबरें सुनते रहते हैं अस्पताल प्रशासन और मरीजों और तीमारदारों में जो भी झड़पें होती है वो कहीं ना कहीं रुकेंगी इस पहल से। क्या कहना चाहेंगे विशाल? बिल्कुल साफ तौर से देखा जा सकता है, क्योंकि देखिए जिस तरह का उनका व्यवहार है वो काफी समय से हम जब भी उनको देखते हैं नजर आए हैं, और एक जिला अधिकारी होने के नाते भी वो तमाम लोगों की समस्याएं सुनते हैं अपने कार्यालय में बैठ करके। सबसे पहले वो जो आम जनता है उनकी समस्या को जानने की जो कोशिश है वो करते हुए नजर आते हैं। और ऐसे में देखिए साफ तौर से उनका जब से उन्होंने पदभार संभाला है डीएम देहरादून का, लगातार वो एक के बाद एक निरीक्षण कर रहे हैं, चाहे वो झुग्गी झोपड़ियों का निरीक्षण करें या फिर इससे पहले वो दून अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए गए थे, या फिर तमाम ऐसी क्षेत्र हैं जहां पर वो निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं कि ताकि जो लोग हैं हमारे देहरादून के उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिले, कम से कम दिक्कतों का सामना करना पड़े। तो ऐसे में उमंग उनकी जो भागदौड़ है वो देखने को मिल रही है, और ऐसे में पब्लिक का जो प्यार है, पब्लिक का जो सेंटिमेंट है वो उनको उनकी तरफ काफी आकर्षित हो रहा है। क्योंकि जिस तरह से देखिए युवा होने के नाते वो काफी भागदौड़ करते हुए नजर आ रहे हैं, और जिस तरह से उन्होंने साफ तौर से कहा है कि देखिए पब्लिक का सर्वेंट हूं और पब्लिक के बीच में रह करके मेरे जिम्मेदारी बनती है काम करने की। एक्शन मोड में वो फिलहाल वो है, और ऐसे में देखिए पब्लिक का प्यार तो उनको मिल ही रहा है, और साथ ही वो जैसे औचक निरीक्षण कर रहे हैं तो ऐसे में जो अधिकारी हैं उनकी भी हवा टाइट है। उनको भी लग रहा है कि जल्द से जल्द जो अपनी चीजें हैं उनको हम सुचारू रखें, कहीं कि ऐसा ना हो कि आर राजेश की गाज उन पर भी गिर जाए। तो ऐसे में देखिए साफ तौर से जो उनका निरीक्षण है वो कर रहे हैं, और ऐसे में किसी भी तरह की खामियां पाए जाने पर नाराजगी जरूर जताते हुए नजर आ रहे हैं वो, और खामियों को जल्द से जल्द स्वस्थ करने की बात वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जल्द से जल्द सारी जो समस्याएं हैं उनको दूर किया जाए। उसके लिए जो भी चीजें चाहिए वो डीएम ने कहा है वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन पहले आप अपनी चीजें सुचारू करें। उमंग जी बिल्कुल विशाल, आपने बिल्कुल सही कहा। खैर, इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने आज वेद मंदिर आश्रम हरिद्वार से हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के लिए लगभग 22.55 लाख की लागत से 2 एम्बुलेंसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा कि हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लालढांग एवं फेरूपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर यह एम्बुलेंस खड़ी रहेंगी। जिस किसी को भी इनकी आवश्यकता होगी वे फोन करेंगे तो तत्काल उन्हें इसकी उपलब्धता करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे जनता को आकस्मिकता के समय काफी मदद मिलेगी। आज मैंने अपने क्षेत्र को 2 एम्बुलेंस दी हैं। एक तो लालढांग जो हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, एक दूसरा हमारा स्वास्थ्य केंद्र फेरूपुर के अंदर है, एक फेरूपुर गांव के अंदर और एक लालढांग के अंदर। जो हमारे स्वास्थ्य केंद्र हैं ये एम्बुलेंस उन पर खड़ी रहेंगी, और जिसको भी आवश्यकता होगी वो वहाँ पर फ़ोन करेंगे और तुरंत एम्बुलेंस उनके घर पहुँचेगी, और जो मरीज उसमें आएगा उसको उचित स्थान पर पहुँचाने का काम करेंगे। तो इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हरिद्वार से हमारे साथ संवाददाता रुपेश वालिया फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रुपेश, जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर? रुपेश, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी जी रुपेश, क्या कुछ अपडेट है रुपेश अभी तक इस खबर पर? देखिए उमंग, कोरोना की दूसरी लहर में यहाँ एम्बुलेंस की बहुत बड़ी किल्लत देखने को मिली थी। तो हरिद्वार ग्रामीण से जो विधायक हैं स्वामी यतीश्वरानंद, वो कैबिनेट में मंत्री भी हैं, तो उन्होंने अपने क्षेत्र को 2 एम्बुलेंस आज समर्पित की है। उनका कहना यह है कि किसी भी प्रकार जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इसके लिए ये एम्बुलेंस, एक एम्बुलेंस फेरूपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात की जाएगी और दूसरी एम्बुलेंस लालढांग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात की जाएगी। उनका साफ साफ कहना यही है कि जो क्षेत्रवासी हैं, क्योंकि उनके क्षेत्र में अधिकांश जो क्षेत्र है वो ग्रामीण क्षेत्र आता है, तो इसलिए ग्रामीणों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इसके लिए उन्होंने अपने क्षेत्र को 2 आज एम्बुलेंस समर्पित की है। और साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं उन्हें भी वो हमेशा से ही पहले से ही चेताते रहे हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र के जो ग्रामीण हैं उन्हें किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या ना होने पाए। तो इसी को देखते हुए आज ये 2 एम्बुलेंस वहां पर रवाना की गई। जी बिल्कुल रुपेश, इस खबर पे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। जहां आपको बता दें कि लाल कुआं में सेंचुरी पेपर मिल के खिलाफ लोगों ने बड़ा आंदोलन करने का अब मन बना लिया है। लोगों का आरोप है कि पेपर मिल से फैल रहे प्रदूषण से क्षेत्रवासी प्रभावित हो रहे हैं, जिससे कई लोगों की जान भी चली गई। और इसी को लेकर कई बार स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किए, धरने दिए, साथ ही पर्यावरण बोर्ड में शिकायत भी की। लेकिन मिल प्रबंधक की ऊंची पकड़ के चलते यहां समस्या आज भी जस की तस बनी हुई है, जिसके चलते अब लोगों ने सेंचुरी पेपर मिल से आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। जो सबसे बड़ा प्रदूषण हो रहा है वो जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण है। क्योंकि ध्वनि प्रदूषण का असर लाल कुआं जो नगर पंचायत क्षेत्र है वहाँ पे घनी आबादी का क्षेत्र है और पेपर मिल के आसपास वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 3, खड्डी मोहल्ला और आपके जो सेंचुरी के बिल्कुल सामने जो दूसरे नई बस्ती वगैरह और बंगाली कॉलोनी 25 एकड़ वगैरह ये बस्तियां हैं, इनको बहुत ज़्यादा मात्रा में कानों की प्रॉब्लम हो रही है और उनके दिमागी स्तर उनकी मानसिक स्तर पर भी इसका प्रदूषण का प्रभाव पड़ रहा है। जो घोड़ा नाला प्रदूषित नाला बहाया जा रहा है उसे भूमिगत कराया जाए। दूसरी मांग है हमारी 80% जो मूल निवासी उत्तराखंड के हैं उन्हें स्थायी रोजगार दिया जाए। तीसरी मांग है हमारी जो प्रदूषित प्रभावित लोग हैं उनके लिए 50 बेड का बढ़िया हॉस्पिटल खोला जाए। और हमारी मांगें 15 सूत्री मांगे हैं जिसमें हमने सभी लोगों को ज्ञापन दिया है। साथ में लाल कुआं से संवाददाता शैलेंद्र सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट इस खबर पर है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल के द्वारा प्रदूषण के मामले सामने आते रहे हैं उसको लेकर के क्षेत्रवासी और पर्यावरण बचाओ संघर्ष समिति लगातार आवाज उठाती रही है। यही पूरा मामला है। एक बार फिर से मामला सुर्खियों में है। कोविड काल के चक्कर में कुछ लोग कुछ समय के लिए शांत बैठे हुए थे क्योंकि कोरोना काल चल रहा था, भीड़ भाड़ इकट्ठी नहीं कर सकते थे, तो काफी समस्याएं थी लोगों के सामने। कोविड काल के कारण आंदोलन थोड़ा सा शांत पड़ गया था, लेकिन जब कोविड काल में थोड़ी थोड़ी छूट मिली तो उसके बाद फिर से जो है सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल द्वारा जो जहरीला प्रदूषित नाला निकलता है उसको भूमिगत कराने की मांग को लेकर के, इसके अलावा ध्वनि प्रदूषण या फिर वायु प्रदूषण की मांग को लेकर के लगातार जो है पर्यावरण संघर्ष समिति जो है इस मुद्दे को उठाती आई है। इसके अलावा तराई बचाओ भावर संघर्ष समिति भी जो है मैदान में उतर आई है। उनके द्वारा भी 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर सेंचुरी प्रदूषण जो है फैलाने पर अगर रोक नहीं लगाती है तो उग्र आंदोलन की जो है उसमें कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि 15 दिन का अल्टीमेटम तराई भावर बचाओ संघर्ष समिति ने दिया है। इसके अलावा जो पर्यावरण बचाओ संघर्ष समिति है वो भी समय समय पर जो है इस मुद्दे को उठाती आई है। बावजूद इसके अभी तक जो पॉल्यूशन है इसको रोकने की दिशा में किसी प्रकार के कोई ठोस कदम नहीं उठा पाए हैं। इसमें क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी अब टारगेट करने की तैयारी में जो यहाँ की समितियां हैं वो लगी हुई हैं, क्योंकि जिस प्रकार से माहौल है यहाँ पर लोग लगातार परेशान है। कई जगह यहाँ पर कई लोग जो काल के गाल में भी समा चुके हैं, क्योंकि लगातार प्रदूषण की वजह से गंभीर बीमारियां जो पसर जाती हैं तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं आम जनता को भुगतना पड़ता है। तो काफी समस्याएं हैं सामने। अब ये जो समितियां हैं ये समितियां एकजुट होना शुरू हो गई हैं और लगातार जिस प्रकार से जो प्रदूषण था उसके विरुद्ध जो है आवाज उठाना जो है प्रारंभ कर दिया है। जी बिल्कुल शैलेंद्र, जानना चाहेंगे कि सुनाई में ये आ रहा है और इस बारे में जो हम कह सकते हैं लाल कुआं के जो स्थानीय निवासी हैं, इस पेपर मिल के आसपास के जो रहने वाले रहवासी हैं, उनकी तरफ से ये बात सामने निकल कर आई है कि इस पेपर मिल के संबंध रसूखदार लोगों से है, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं उनसे इनके संबंध है और इस वजह से शायद इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, क्योंकि लंबे समय से ग्रामीण इस समस्या से परेशान है। जी बिल्कुल, सीधे तौर पर बताना चाहूंगा जो सेंचुरी पेपर मिल से जो सबसे प्रभावित एरिया है वो घोड़ा नाला बिंदु खत्ता का क्षेत्र है। इसके अलावा सुभाष नगर वार्ड नंबर 5 वाला जो क्षेत्र है वो भी काफी जो है संवेदनशील माना जाता है। यहाँ पर भी कई लोग पूर्व में जो है आवाज उठाते चुके हैं, क्योंकि जो सेंचुरी पेपर मिल से जो ध्वनि प्रदूषण होता है उससे तो पड़ता नहीं है। इसके अलावा जो जहरीली राख गिरती है उससे भी काफी समस्याएं होती है लोगों को। कई लोगों को लंबे समय बाद जो बीमारियां होती है उस बीमारियों से ठीक नहीं होता है। और बताते चले लगातार जो लोग आवाज उठाते आए हैं उसके बावजूद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई है तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर ये माना जा सकता है कि कुछ संबंध रसूखदारों से हो सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से आवाज उठाने के बाद अगर कार्रवाई नहीं होती है तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर एक जो चिंता जाहिर करना लोगों का है वो अपने आप में स्वाभाविक है। क्योंकि जिस प्रकार से लगातार पर्यावरण बचाने को लेकर के मुहिम छेड़ी जाती है, कोविड काल में जिस प्रकार से ऑक्सीजन की कमी को लेकर के त्रस्त रहे लोग, तो कहीं ना कहीं एक अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि जो इस प्रकार का पॉल्यूशन है उसको रोकने के लिए यदि ठोस कदम नहीं उठाए जाते तो अब लगता है समिति जो है उग्र आंदोलन के लिए जो है आगे की रणनीति जो है अख्तियार कर सकती है। जी बिल्कुल शैलेंद्र, इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि हरिद्वार में कोरोना के चलते इस बार कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई गई है। तो वहीं लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए गंगा जल दूसरे राज्यों में भेजा जा रहा है और अब तक दिल्ली और हरियाणा के गंगा जल के 4 टैंकर रवाना हो चुके हैं। बुधवार को जिलाधिकारी सी रविशंकर ने यमुनानगर जिले के लिए रवाना किए गए गंगा जल के टैंकरों को हरी झंडी दिखाई। कांवड़ मेला इस साल जो है कोविड के मद्देनज़र स्थगित होने के कारण यहाँ पे जो है हरिद्वार से हम लोग विभिन्न जो बॉर्डर जनपदों हैं यूपी और हरियाणा में, जो वहाँ पे हम लोग गंगा जल टैंकर्स के माध्यम से भेज रहे हैं और बॉर्डर्स में भी जो है 10 टैंकर्स जो है पहुँचा रखे हैं और करीब 4 जनपदों में जो है अभी तक गंगा जल जो है टैंकरों के माध्यम से सप्लाई हो चुका है। फिलहाल ये बॉर्डर्स में जो है काफ़ी डिमांड भी हो रही है और आज ही जो है बताया जा रहा है कि लगभग 40 जो है टैंकर्स जो है टोटली अभी तक भेजा है करके। तो वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार पौड़ी में जिला स्तरीय समिति की बैठक का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि ये बैठक महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग के अंतर्गत आंगनबाड़ी कर्मियों के तीलू रौतेली पुरस्कार को लेकर की गई है। बैठक में जनपद के समस्त विकासखंडों के 16 आवेदन मिले, जिनमें पौड़ी ब्लॉक में से 2 आवेदन प्राप्त हुए हैं। बाल विकास विभाग के अंतर्गत जितने भी महिलाएं आंगनबाड़ियों में कार्यरत हैं, उनके माध्यम से जो है जो अच्छा कार्य किया जा रहा है, ऐसे आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से तीलू रौतेली पुरस्कार के लिए कुछ नामों को संस्तुत करके जनपद से भेजने के लिए शासन से निर्देश प्राप्त हुआ था। इसी क्रम में हमने समस्त विकास खंडों से न्यूनतम 1 नाम इस तरीके से कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के प्रस्ताव सुझाव को जो जिला स्तरीय कमेटी के सामने प्रस्तुत किया। सभी विकास खंडों से हमारे पास में 16 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिसमें कि सभी विकास खंडों से 1 और पौड़ी विकास खंड से 2 नामों के सुझाव पारितोषिक के लिए प्राप्त हुए थे। इसमें से जो सभी कमेटी मेंबर्स ने सभी आवेदनों को एक बार संक्षिप्त रूप से उसको देखा, उसके बाद में उसमें से एक समन्वय करते हुए बहुमत के आधार पर 9 जो आवेदन आए थे इस पुरस्कार के लिए, पारितोषिक के लिए, तीलू रौतेली पुरस्कार जो राज्य स्तर पर मिलता है उसके लिए, तो 9 आवेदनों को हमने संस्तुति कर। तो वहीं बेरीनाग थाने में नवनियुक्त थानाध्यक्ष प्रताप सिंह नेगी ने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने पुलिसकर्मियों के साथ बैठक की और जनता से जुड़े कार्यों को जल्दी निवारण करने और आम जनता से अच्छा व्यवहार करने के निर्देश दिए। साथ ही थानाध्यक्ष ने लोगों से मास्क पहनने, कोविड नियमों और ट्रैफिक के नियमों की पालना करने की भी अपील की। कोविड की जानकारी के हिसाब से उन्हें मास्क पहनने के लिए जागरूक किया जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए क्या हम जनता से अनुरोध किया जाएगा। और जो भी यातायात के संबंध में यहाँ पे इशू हैं, यातायात व्यवस्था सुचारू करने के लिए और पार्किंग को सुचारू करने के लिए या अवैध रूप से शराब बेचना या कच्ची शराब का जो सप्लायर हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ये हरिद्वार देहात क्षेत्र में बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। लक्सर और उसके आसपास के इलाकों में बरसाती पानी लोगों के घरों और दुकानों में घुस गया, जिसके चलते लोग ओवरब्रिज के पास जमा हो गए। आपको बता दें कि बारिश के पानी से करोड़ों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वहीं लोगों ने नगर प्रशासन के जल निकासी के इंतजामों पर भी सवाल उठाए और जल निकासी के पुख्ता इंतजाम नहीं करने के आरोप लगाते हुए मुआवजे की मांग की है। सारा मकान भर गया, थोड़ा जाकर बच गए जी, खत्म हो गया जाकर गुड्डो गुड्डो पानी बाबू जी, सारा गेहूं आटा सब खत्म होगा जी। ये बरसात का पानी है, बरसात का पानी बाबू जी, काग का पानी कहीं निकल रहा। इस बार वैसे बहुत तेज बारिश हुई है आज, कई वर्षों से इतनी बारिश नहीं देखी थी, लेकिन अगर समय पर नालों की सफाई हो जाती तो आज ऐसी स्थिति ना देखने को मिलती जैसे मेरी दुकान के अंदर देखने को मिल रही है। स्थिति इतनी खराब है कि आदमी भी खाने के पीने से भी परेशान और जो है पानी जगह जगह पानी से भरे हुए हैं। और तो राजधानी देहरादून में लगातार हो रही बारिश के कारण जगह जगह जलभराव की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। आपको बता दें मंगलवार रात से हो रही भारी बारिश ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और साथ ही तापमान में भी गिरावट देखने को मिली। तो वहीं आईटी पार्क इलाके में एक कार पानी में तैरती नजर आई। लगातार हो रही बरसात ने लोगों के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है।
तो वहीं कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए उत्तराखंड में पर्यटन स्थलों पर वीकेंड पर जुट रही भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रदेश में प्रतिबंध जारी है। 4 अगस्त सुबह 6 बजे तक लागू कोरोना कर्फ्यू में वीकेंड पर मसूरी में अन्य वाहनों के साथ ही अब दोपहिया वाहनों के प्रवेश पर भी रोक जारी रहेगी। हालांकि निर्धारित मानकों का पालन करने वाले पर्यटकों के आवागमन को छूट दी गई है। जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक मसूरी आने वाले पर्यटकों को 72 घंटे के भीतर RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।